हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप सभी को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 21 पढ़ा रहे थे, उसमें से 3 वीडियो जा चुका है। ये जो आज का वीडियो आप देख रहे हैं ये उस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो रहने वाला है। कौन सा वीडियो है ये? पार्ट 4, यानी कि इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है, वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है तंत्रिका उत्तक के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका उत्तक के बारे में। जैसा कि चैप्टर ही था तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तो बोले थे ये चैप्टर में तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। तो सबसे पहला परिचय वाला वीडियो गया, फिर तंत्रिका वाला वीडियो गया, फिर मानव में तंत्रिका वाला वीडियो गया। 3 वीडियो खत्म हो गया। जो आज का वीडियो रहने वाला है ये तंत्रिका उत्तक के बारे में रहने वाला है। किसके बारे में? तंत्रिका उत्तक के बारे में। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। आज छोटा सा ही लेक्चर रहेगा, लेकिन यही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक टॉपिक को एक लेक्चर में हम बोल रहे हैं समाप्त करेंगे, चाहे वो टॉपिक कितना भी बड़ा हो, चाहे वो टॉपिक कितना ही छोटा हो। अगर ज्यादा बड़ा हो तो उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में भी बनाया जाता है, जरूरी नहीं है कि एक में ही बनाया जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि इसमें 4 प्रकार के तंत्रिका उत्तक में कोशिका पाया जाता है। कितने प्रकार की कोशिका पाया जाता है? 4 प्रकार के। सबसे पहले ये बताइए कि उत्तक बनता कैसे है? क्लास 9 में तो पढ़े होंगे कि उत्तक कैसे बनता है। तो एक जैसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक जैसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, अलग अलग कोशिका भी होता है, उसका समूह को क्या बोल देते हैं? उत्तक बोल देते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से है ये तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक। तो इसमें 4 प्रकार के उत्तक देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जो पहला होता है उसको बोलते हैं न्यूरोग्लाया सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? न्यूरोग्लाया सेल। एक होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, दूसरा क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। जो तीसरा होता है वो होता है एपेंडाइमल सेल। तीसरा का नाम क्या है? एपेंडाइमल सेल। और जो चौथा होता है उसका नाम है तंत्रिका सेल। कौन सा सेल? तंत्रिका सेल। तो इस प्रकार से जो तंत्रिका उत्तक है ये सभी कोशिका से मिलकर के बना होता है। ये जो चारों कोशिका का नाम बताए हैं यही चारों कोशिका से मिलकर के कौन बना होता है? तंत्रिका उत्तक बना होता है। कौन कौन सेल है? न्यूरोग्लाया सेल, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, एपेंडाइमल सेल और तंत्रिका सेल। फिर से बोलिए, न्यूरोग्लाया सेल, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, एपेंडाइमल सेल और तंत्रिका सेल। तो ये जो चारों नाम है यही चारों कोशिका मिलकर के क्या बनाया है? तंत्रिका उत्तक बनाया है। यही चारों कोशिका मिलकर के क्या बनाया है? तंत्रिका उत्तक बनाया है। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है न्यूरोग्लाया सेल। सबसे पहले कौन सा सेल है? न्यूरोग्लाया सेल। इसके बारे में बोला जाता है कि पूरे तंत्रिका तंत्र का, हमारे शरीर में जितना भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है उसका आधा भाग यही होता है। आधा भाग कहने का मतलब क्या हुआ? 50% भाग। आधा भाग कहने का मतलब क्या हुआ? 50% भाग। पूरे तंत्रिका तंत्र का 50% भाग सिर्फ कौन रहने वाला है? न्यूरोग्लाया सेल रहने वाला है। समझ में आ गया? फिर अगला पॉइंट देखिए, सीएनएस में 3 तरह के न्यूरोग्लाया सेल पाया जाता है। सीएनएस क्या था? इसके पहले बताए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो वो जो सीएनएस है, सीएनएस में कितने प्रकार के न्यूरोग्लाया सेल देखने को मिलेंगे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, एक है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट और तीसरा है माइक्रोग्लाया। एक है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट और तीसरा है माइक्रोग्लाया। तो ये 3 प्रकार के न्यूरोग्लाया सेल किसमें देखने को मिलते हैं? सीएनएस में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 3 प्रकार के न्यूरोग्लाया सेल देखने को मिलते हैं और तीनों का नाम क्या है? एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और माइक्रोग्लाया सेल। अब इन सभी का काम जानते हैं। पहला जो एस्ट्रोसाइट सेल है इसका काम क्या है? यह मस्तिष्क एवं रक्त के बीच रोध बनाता है। जो भी एस्ट्रोसाइट सेल है इसका काम क्या है? मस्तिष्क और रक्त के बीच रोध बनाता है। जैसे ये मस्तिष्क है, इसके अंदर ब्रेन है और उसके बाहर में जो भी नली होगा उस नली में रक्त भी बहता है,
तो रक्त और मस्तिष्क के बीच ये क्या बनाता है, रोध बनाता है, यानी कि रोकने का काम करता है ये एस्ट्रोसाइट सेल। अच्छा, ये जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ये कौन सा सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर स्टार मार देते हैं इसको, ठीक है, ट्रिपल स्टार मारती है, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, इसका काम देखिए, यह सीएनएस में, किसमें, यह सीएनएस में तंत्रिका तंत्र का, यानी कि न्यूरॉन का, तंत्रिका कोशिका बोले यानी कि न्यूरॉन बोले, यह सीएनएस में जो भी तंत्रिका कोशिका होता है, जो भी न्यूरॉन होता है, उसमें माइलिन का आवरण बनाता है। किसका आवरण बनाता है, माइलिन का आवरण। अब ये माइलिन का आवरण क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये सीएनएस में जो भी न्यूरॉन पाया जाता है, उसके ऊपर कौन सा आवरण बनाता है, माइलिन का आवरण। कौन सा आवरण, माइलिन का आवरण। न्यूरॉन का ही एक ऊपर में एक आवरण बनाया जाता है, उसको बोलते हैं माइलिन का आवरण। और अगर वो न्यूरॉन सीएनएस में है, कहां पर है, सीएनएस में, तो उस माइलिन के आवरण को कौन बनाएगा, कौन कोशिका बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। कौन कोशिका बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। खत्म कहानी। तीसरा है माइक्रोग्लिया सेल। तीसरा कौन सा सेल है, माइक्रोग्लिया सेल। ये एक प्रकार का भक्षकाणु कोशिका होता है। कौन सा कोशिका होता है, भक्षकाणु कोशिका। अब भक्षकाणु कोशिका कहने का मतलब क्या हुआ, जो बैक्टीरिया को मार के खाता है, जो बैक्टीरिया को मार के खाता है, या कोई भी कोशिका है वो गंदा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे कोशिका बन जाते हैं जो शरीर में कोई काम के नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे कोशिका को नष्ट करने के लिए पैदा होते हैं। इसीलिए ये जो भक्षाणु कोशिका होता है वो क्या करता है, उस प्रकार के कोशिका को मार करके खा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया को मार के खाता है। किसको मार के खाता है, बैक्टीरिया को मार के खाता है। तो कौन हो गया ये, माइक्रोग्लिया। कौन हो गया, माइक्रोग्लिया। तो इस प्रकार से सीएनएस में न्यूरोग्लिया सेल के 3 प्रकार होते हैं। सीएनएस में न्यूरोग्लिया सेल के 3 प्रकार होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया। जो एस्ट्रोसाइट है वो क्या करता है, मस्तिष्क और रक्त के बीच अवरोध उत्पन्न करता है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है यह सीएनएस में मौजूद जो भी न्यूरॉन होता है उसके ऊपर माइलिन का आवरण बनाता है। जो माइक्रोग्लिया है यह एक प्रकार का भक्षकाणु कोशिका होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए, जैसे यहाँ पर सीएनएस में 3 तरह के था, कितने तरह के था, 3 तरह के। यहाँ पर बता रहे कि पीएनएस में 2 तरह के होगा। सीएनएस में कितने प्रकार के न्यूक्लियोग्लिया था, 3 प्रकार के, लेकिन पीएनएस में कितने प्रकार के होगा, 2 प्रकार के। पीएनएस में कितने प्रकार के होगा, 2 प्रकार के। तो वो कौन कौन है, एक को है श्वान कोशिका, पहला कौन सा कोशिका है, श्वान कोशिका। दूसरा है सैटेलाइट कोशिका। पहला कोशिका का नाम है श्वान कोशिका और दूसरा कोशिका का नाम है सैटेलाइट कोशिका। ये जो श्वान कोशिका है, ये जो श्वान कोशिका है इसका काम क्या है, पीएनएस के न्यूरॉन में, किसके न्यूरॉन में, पीएनएस के न्यूरॉन में माइलिन का आवरण बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं। श्वान कोशिका का काम क्या है, पीएनएस के न्यूरॉन में माइलिन का आवरण बनाता है। देखिए दोनों में कंफ्यूजन होगा। अगर न्यूरॉन सीएनएस में है, अगर न्यूरॉन कहाँ है, सीएनएस में, तो उसके ऊपर जो माइलिन का आवरण होगा उसको कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। उसको कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। लेकिन अगर बोलेगा कि पीएनएस का तंत्रिका तंत्र है, पीएनएस का कोशिका है, पीएनएस में जो भी न्यूरॉन है वो, तो पीएनएस में मौजूद न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन का आवरण होता है उसको कौन बनाता है, श्वान कोशिका। उसको कौन बनाता है, श्वान कोशिका। तो सीएनएस में पाए जाने वाले न्यूरॉन के ऊपर जो आवरण बनाता है वो कौन कोशिका बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और जो पीएनएस में तंत्रिका कोशिका होता है उसके ऊपर जो माइलिन का आवरण बनाता है वो कौन कोशिका बनाता है, श्वान कोशिका। कौन कोशिका बनाता है, श्वान कोशिका। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, ये जो था न्यूरो सेक्रेटरी सेल, ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का सेल होता है जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करता है, कोई रासायनिक पदार्थ सीक्रेट करता है। ठीक है, अगला देखिए एपेंडाइमल सेल। अगला सेल कौन सा है, एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल क्या करता है, यह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कौन सा कोशिका बनाता है, एपेंडाइमल सेल।
कौन सा सेल? एपेंडाइमल सेल। तो जो एपेंडाइमल सेल है वो करेगा क्या? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का निर्माण करेगा। मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का निर्माण करेगा। आगे बताया जाएगा मस्तिष्क का भाग सेरिब्रल भाग होता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बीच में जो भी द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बोलते हैं। तो उस द्रव को कौन बनाता है? यही एपेंडाइमल सेल बनाता है, यही एपेंडाइमल सेल बनाता है। वो छिपकली था, किसी जीव को खा रहा था, कोई बात नहीं। अगला है इसमें तंत्रिका। अगला क्या है इसमें? तंत्रिका। तो आगे जो देखेंगे तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन, उसमें दो प्रकार के आवरण देखेंगे। क्या देखेंगे? दो प्रकार के आवरण। जैसे कि यहाँ पर जिक्र हुआ है माइलिन का आवरण। कौन सा आवरण? माइलिन का आवरण। तो आगे देखेंगे कि जिस न्यूरॉन में माइलिन का आवरण होता है उसको बोलते हैं माइलिन आवृत न्यूरॉन। क्या बोले? फिर से बोलिए। जिस न्यूरॉन में माइलिन का आवरण होता है उसको बोलते हैं माइलिन आवृत न्यूरॉन, और जिस न्यूरॉन में माइलिन का आवरण नहीं होता है उसको बोलते हैं माइलिन अनावृत आवरण, यानी कि इसमें आवरण नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिए? माइलिन अनावृत। कौन सा न्यूरॉन? अनावृत, माइलिन अनावृत न्यूरॉन। और जिसमें आवरण होगा उसको क्या बोलेंगे? माइलिन आवृत न्यूरॉन। ठीक है, तो आगे दो प्रकार के न्यूरॉन देखने वाले हैं। तब तक क्या कीजिए, इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखेंगे माइलिन आवृत न्यूरॉन और माइलिन अनावृत न्यूरॉन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए न्यूरॉन का फोटो तो पहले से ही बता चुके हैं, ठीक है, तो दोनों में न्यूरॉन का फोटो बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम देखिए इधर, माइलिन आवृत न्यूरॉन। माइलिन आवृत न्यूरॉन मतलब वैसा न्यूरॉन जो माइलिन के आवरण से आवृत हो। आवृत मतलब घिरा हुआ, आवृत मतलब घिरा हुआ। तो वैसा न्यूरॉन जो माइलिन के आवरण से घिरा हो। तो देखिए ये न्यूरॉन है और इसमें माइलिन का आवरण घिरा हुआ है। किसका आवरण घिरा हुआ है? माइलिन का आवरण घिरा हुआ है। तो ये क्या हो गया? माइलिन आवृत न्यूरॉन हो गया। ये जो न्यूरॉन है कौन सा न्यूरॉन हो गया? माइलिन आवृत। लेकिन इधर देखिए, वैसा न्यूरॉन जो माइलिन के आवरण से ना घिरा हो, वैसा न्यूरॉन जो माइलिन के आवरण से ना घिरा हो। देखिए कहीं पर भी माइलिन का आवरण आपको दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये कौन सा न्यूरॉन हो गया? माइलिन अनावृत न्यूरॉन। अगर आवृत है तो आवृत न्यूरॉन, अगर आवृत नहीं है तो अनावृत न्यूरॉन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इसमें माइलिन का आवरण और श्वान सेल पाया जाता है। इस प्रकार के न्यूरॉन में क्या पाया जाता है? माइलिन का आवरण पाया जाता है और श्वान कोशिका पाया जाता है। इस प्रकार के न्यूरॉन में माइलिन का आवरण भी होता है और श्वान कोशिका भी होता है। लेकिन इस प्रकार के बात करें, इस प्रकार के न्यूरॉन का बात करें तो इसमें माइलिन का आवरण नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? श्वान कोशिका होता है। इसमें माइलिन का आवरण भी होता है और श्वान कोशिका भी होता है, लेकिन इसमें माइलिन का आवरण नहीं होता है, सिर्फ श्वान कोशिका होता है। तो देखिए इसमें माइलिन का आवरण नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा? श्वान कोशिका दिखेगा। लेकिन इसमें श्वान कोशिका भी होता है और माइलिन का आवरण भी होता है। तो देखिए श्वान कोशिका भी दिख रहा है और माइलिन का आवरण भी दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार के न्यूरॉन, ये जो माइलिन आवृत न्यूरॉन है, ये कहाँ पाया जाता है? सीएनएस में और पीएनएस में। सीएनएस में और पीएनएस में, इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये वाला न्यूरॉन होगा और परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी ये वाला न्यूरॉन होगा। कौन सा न्यूरॉन? माइलिन आवृत न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? माइलिन आवृत न्यूरॉन। अगर इसकी बात करें कि माइलिन अनावृत न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एसएनएस और एएनएस में। कहाँ पाया जाता है? एसएनएस और एएनएस में। इसका मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। पिछले क्लास में बताए थे सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये दोनों तंत्रिका तंत्र में कौन सा न्यूरॉन होगा? माइलिन अनावृत न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन होगा? माइलिन अनावृत न्यूरॉन। तो क्या हो गया? सीएनएस और पीएनएस में माइलिन आवृत न्यूरॉन होगा और एसएनएस और एएनएस में माइलिन अनावृत न्यूरॉन होगा। दोनों में फर्क समझ में आ गया? ठीक है। अब फोटो देखिए,
ये न्यूरॉन का फोटो है और ये है तंत्रिकाक्ष। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो तंत्रिकाक्ष में क्या होता है, ये कोशिका दिख रहा है, इस कोशिका को बोलते हैं श्वान कोशिका। इस कोशिका को क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका। और इसी के अंदर जो दिख रहा है, ये आपको ब्लू रंग से जो भी रंगा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? माइलिन का आवरण है। ये कौन सा आवरण है? माइलिन का आवरण है। अच्छा, ये माइलिन का आवरण करता क्या है? इसका काम क्या है? देखिए, यह आयन को अंदर बाहर होने से रोकता है। यह आयन को अंदर बाहर होने से रोकता है। जैसे अगर यहाँ पर आयन अंदर बाहर होना चाहे तो होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आवरण नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ से कोई आयन अंदर बाहर हो जाए, तो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर श्वान कोशिका भी आ गया और माइलिन आवरण भी आ गया। इसलिए ये क्या होगा? माइलिन आवरण क्या नहीं करने देगा? यह आयन को अंदर बाहर होने से रोकता है। तो माइलिन आवरण का यही फायदा है कि जहां पर भी माइलिन का आवरण होगा, वहां से आयन ना तो अंदर जा सकता है, ना ही वहां से आयन बाहर आ सकता है। इसका मतलब माइलिन का आवरण क्या करता है? आयन को अंदर बाहर होने से रोकता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इधर देखिए, इधर तो माइलिन का आवरण है ये नहीं, सिर्फ क्या है? श्वान कोशिका है। इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर खत्म हो गया। थोड़ा सा और इधर क्या देखिए, ध्यान दीजिए, जहां पर माइलिन का आवरण है वहां से तो आयन नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन जहां पर माइलिन का आवरण नहीं है वहां से आयन चला जाएगा। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए कि जहां पर माइलिन का आवरण नहीं है, जहां पर माइलिन का आवरण नहीं है, उस वाले भाग को बोलते हैं रेनवियर का नोड। उस वाले भाग को क्या बोलते हैं? रेनवियर का नोड। इसका मतलब क्या होता है? रेनवियर नोड क्या होता है? जहां पर माइलिन का आवरण ना पाया जाता हो, जिस माइलिन आवृत न्यूरॉन में जहां पर माइलिन का आवरण नहीं पाया जाता है, जहां भी, जैसे देखिए यहाँ पर माइलिन का आवरण नहीं है, यहाँ भी माइलिन का आवरण नहीं है, तो इसी प्रकार से पूरे न्यूरॉन में जहां जहां माइलिन का आवरण नहीं होगा, उस वाले भाग को क्या बोलेंगे? रेनवियर का नोड। उस वाले भाग को क्या बोलेंगे? रेनवियर का नोड। ठीक है, तो रेनवियर का नोड क्या हो गया? जहां पर माइलिन का आवरण नहीं होता है, उस वाले भाग को क्या बोल देते हैं? रेनवियर का नोड बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब एक नोट पॉइंट ध्यान देखना है। नोट पॉइंट क्या है? देखिएगा, तंत्रिकाक्ष के कोशिका झिल्ली को एक्सोलेमा कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। अब ये तंत्रिकाक्ष क्या है? ये जो तंत्रिकाक्ष है, बताए थे ना, न्यूरॉन के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, दुम्राक्ष है, कोशिकाएं है और तंत्रिकाक्ष है, बताए थे ना। तो ये वाला कोशिकाएं है, ये वाला दुम्राक्ष है, और ये जो लंबा वाला नली दिख रहा है आपको, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष है। तो किसी भी न्यूरॉन का जो तंत्रिकाक्ष है, उसका जो कोशिका झिल्ली है, उसके कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं। उसके कोशिका झिल्ली को क्या बोल देते हैं? एक्सोलेमा। हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्सोलेमा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अभी अभी आपको क्या बताए? माइलिन आवृत न्यूरॉन और माइलिन अनावृत न्यूरॉन। मतलब वैसा न्यूरॉन जो माइलिन के आवरण से ढका हो, वैसा न्यूरॉन जो माइलिन के आवरण से नहीं ढका हो। तो इसमें माइलिन का आवरण ढका हुआ है, लेकिन इसमें माइलिन का आवरण ढका हुआ नहीं है, और इसमें भी कहीं कहीं पर छूटा हुआ है। तो जहां पर माइलिन का आवरण नहीं है उसको क्या बोल देंगे? रेनवियर का नोड। और जहां पर माइलिन का आवरण है, उसका काम क्या है? कि वो आयन को ना ही बाहर आने देगा और ना ही आयन को अंदर जाने देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या करता है? आयन को अंदर या बाहर होने से रोकने का काम करता है। ये जो माइलिन आवृत न्यूरॉन होता है, ये सीएनएस और पीएनएस में पाया जाता है, सीएनएस और पीएनएस में। और ये जो अनावृत न्यूरॉन है, ये कहाँ पाया जाता है? एसएनएस और एएनएस में पाया जाता है, ठीक है। जो माइलिन आवृत न्यूरॉन होता है, इसमें श्वान कोशिका भी होता है और माइलिन का आवरण भी होता है। श्वान कोशिका भी होता है और माइलिन का आवरण भी होता है। लेकिन जो माइलिन अनावृत न्यूरॉन होता है, इसमें माइलिन का आवरण नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? केवल क्या होता है? श्वान कोशिका। केवल क्या होता है? श्वान कोशिका। तो देखिए, इसमें श्वान कोशिका तो दिख रहा है, लेकिन माइलिन का आवरण नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए, श्वान कोशिका भी दिख रहा है और माइलिन का आवरण भी दिख रहा है। तो इस प्रकार के न्यूरॉन को बोल देंगे माइलिन आवृत न्यूरॉन, और जिसमें सिर्फ श्वान कोशिका होगा, माइलिन का आवरण नहीं होगा, उसको बोलेंगे माइलिन अनावृत न्यूरॉन। तो इस प्रकार से आपका तंत्रिका ऊतक का टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे आवेग का संचरण। इसके बाद क्या देखेंगे?
आवेग का संचरण। तो ये आपका चौथा लेक्चर समाप्त होता है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।